तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला टॉपिक इकोनॉमिक्स में, जो कि हमको क्या पढ़ना है 1947 से लेकर 1991 तक की नियोजन की आर्थिक नीतियां, उपलब्धियां और असफलताएं। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो 47 से 91 तक के जो नियोजन किए गए, ठीक है, जो आर्थिक नीतियां लाई गई, ठीक, उनसे क्या उपलब्धि हुई, क्या असफलताएं हुई, ठीक। उसके अंतर्गत अभी मैंने काफी कुछ चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कि आपने देखा होगा कि हमारा जो सेक्टर, हमने विभिन्न प्रकार के सेक्टर पढ़े थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। उसके अंतर्गत मैंने भी कृषि से संबंधित कुछ चीजें पढ़ा चुका हूं और कुछ क्रांतियां पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कृषि खैर पूरा पढ़ना रह गया है, तो कृषि में और भी चीज जो रह गई और भू सुधार जो रह गया है, ठीक, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है अभी मैं उसको लेके चल रहा हूँ, जो छूटे गए चीजें उसको भी मैं लूंगा वीडियो में आगे अलग अलग, ठीक। तो अभी हमको ये देखना है जो सेकंड सेक्टर जो क्षेत्र होता है, उद्योग क्षेत्र, ठीक है, तो उसके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, ठीक, अभी तक के विभिन्न प्रकार की क्या है उद्योगों के विकास हेतु नीतियां लाई गई, ठीक। तो उद्योगों के विकास के लिए नीतियां क्यों लाई गई? सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि कहीं ना कहीं जो नियोजक है उनके द्वारा यह एहसास किया गया, और नॉर्मली भी यही होता है कि जो औद्योगिक विकास होता है, क्या होता है, औद्योगिक विकास होता है, वही मापक होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास का, ठीक, कि कितना ज्यादा औद्योगिक विकास है उस देश में, उसके हिसाब से उस देश का जो विकास है वो देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं हम कि कैसे हम ब्रिटिशों के आने के पहले आत्मनिर्भर थे, उद्योगों का विकास था, और कैसे उन लोगों ने हमारे उद्योगों को बंद करके खुद के उद्योगों को डाला, ठीक है, फिर उनके उद्योगों का विकास हुआ और कैसे हमारे उद्योग ठप हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत गहरा आघात पहुंचा था ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे उद्योगों को, तो कहीं ना कहीं वो सपाट हो गए थे, बंद खत्म से हो गए थे। उसके बाद हमने देखा कि यार उद्योग देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद से पंचवर्षीय योजना प्लान लेके आए गए, है ना, तो वो पूरे प्लान से मैंने पढ़ाया पंचवर्षीय योजना के, तो मैंने पूरे स्तर तक लेके आया था। वहां पे मैंने आपको लेके आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी उसके जस्ट पहले, ठीक है, एक साल की 2 योजनाएं आई थी, पढ़ाया था मैंने। वहीं पे मैंने कुछ पॉइंट डाला था योजनाओं में कि यार 1991 में नई आर्थिक नीति आई, तो ये जो 1991 की नई आर्थिक नीति आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो वहां तक पहुंचने के लिए नई आर्थिक नीति से क्या मतलब है, मतलब 1991 की औद्योगिक नीति भी कहते हैं उसको, नई आर्थिक नीति भी कहते हैं उसको, ठीक। तो ये क्या है, ये कैसे बनी, कैसे चली, इसके आधार स्तंभ जो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने में भारत ने 1947 से लेकर 1991 में वो आई, तो उस बीच में क्या हुआ, तो उसकी एलपीजी की जो पृष्ठभूमि है 1991 की जो आर्थिक नीति है उसकी पृष्ठभूमि को हम तैयार करते हैं, ठीक। तो उसकी जो पृष्ठभूमि थी, जो बैकग्राउंड है उसका, वो क्या था, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक नीतियां लाई गई 1948 से लेकर 1991 तक, ठीक है। तो हम वहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। तो मेरी स्टार्टिंग कहां से रहेगी, आजादी के बाद से 91 तक की कहानी, ठीक। तो ये वीडियो में यहां तक कवर करूंगा, एक पूरी पृष्ठभूमि बनाएंगे जिससे हमारी काफी कुछ समझ भी विकसित होगी और काफी कुछ फैक्ट पॉइंट भी निकलेंगे यहाँ से, जो याद रखने योग्य भी है और पूरा चैप्टर समझने योग्य भी है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नियोजक थे तत्कालीन देश में, उन लोगों को क्या लगा कि यार इंडियन इकोनॉमिक्स जो है उसके विकास को समझा गया, और उसके विकास को समझने उपरांत उनके दिमाग में बात आई कि यार कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास को किया जाना जरूरी है। क्यों किया जाना जरूरी है कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है उसका मापक क्या होता है, मैंने बता चुका हूं कि औद्योगिक विकास, उसी से नापते हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र का जब विकास होगा तो कितनी सारी चीजें होगी देश में, ठीक है, समझ सकते हैं आप, खुद सोचिए क्या होगा, नए रोजगारों का सृजन होगा, अरे बहुत सारे उद्योग खुलेंगे तो रोजगार की उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी, फिर आय का सृजन होगा, आय बढ़ेगी लोगों की, ठीक। अर्थव्यवस्था में क्या होगी भाई, चीजें बनेगी तो मांग और सप्लाई, ठीक, तो डिमांड और सप्लाई दोनों चीज होगी, ठीक है। और क्या होगा, तीव्र गति से विकास होगा अर्थव्यवस्था का, ठीक, और हम आत्मनिर्भरता पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंटों को देखकर औद्योगिक क्षेत्र का विकास जरूरी था, ठीक। तो इन सभी की नींव के रूप में काम करता है कौन, औद्योगिक विकास। तो उद्योग के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक नीति विशेष सन में लाई गई, तो उनमें अपने तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से विभिन्न प्रयास किए गए। अब आप जानते हैं कि भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था के रूप में था, ठीक। भारत अब कैसी अर्थव्यवस्था है,
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत उस टाइम से देखें हम जब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में कार्यरत था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है मैंने पढ़ा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। तो आपने वहां देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें पूरा की पूरा जो किसका हस्तक्षेप होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट ने वहीं से शुरू करी है कि यार देश को विकास की दिशा में कैसा लेके जाया जाए एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ में। फिर धीरे धीरे आते तक के गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रयास की, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जाके गवर्नमेंट 1991-90 का जो पीरियड रहता है तब बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट आ जाता है। जब इतनी सारे औद्योगिक विकास, इतनी नीतियां आई, इतने सारे काम की गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद क्यों हम ऊपर नहीं बढ़ पाए, क्यों हम एक आर्थिक संकट से जूझने लगे और क्यों नई आर्थिक नीति लेके आए। ठीक, तो हमको पढ़ना क्या है ये क्लियर है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पर औद्योगिक नीति बहुत सारी जगह लिखा हूं। एक 48 में आई, 56 में आई, अभी डेट से याद रखो। फिर 69 में आई, कब कब आई, 48, 56, 69, क्लियर, 73, 76, ठीक है, फिर 80, 86 और फिर डायरेक्टली 91, क्लियर। तो हमको कहां तक के, यहां तक के पहले देखना है कि ये विभिन्न टाइम पीरियड्स पे अलग अलग क्या आई, औद्योगिक नीति आई और इनके आने के पीछे कौन कौन से ऐसे उद्देश्य थे, कैसी नीतियां थी और कैसे वर्किंग कर रहा था उस समय भारत, जिससे भारत को क्या मिल रहा था। अब यहाँ पे देख के हम विभिन्न चीजों को मैं जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा वैसा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इससे बहुत सारी समझ विकसित होगी आगे तक के लिए और बहुत सी जानकारियां प्राप्त होगी। ठीक, तो देखते हैं 1948 की औद्योगिक नीति। सबसे पहली कौन सी औद्योगिक नीति है 1948 की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा लाई गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके द्वारा 1948 में औद्योगिक नीति लाई गई, जिसमें क्या किया गया, औद्योगिक नीति में कितनी कैटेगरीज रखी गई, 4 श्रेणियां रखी गई। क्या रखी गई, 4 श्रेणियां। मतलब ये क्या करते हैं कि ऐसी श्रेणी बना देते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं उन उद्योगों को कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो कितनी श्रेणी बनाई, 1, 2, 3 और 4। देखना यहां पर हुआ क्या कि पहली कैटेगरी में 3 उद्योग रखे, फिर 6 रखे, फिर 18 रखे, फिर शेष बचे वाले यहां पे डाल दिए। अब हुआ क्या प्रत्येक कैटेगरी में, अच्छा यहां याद कुछ भी नहीं रखना है, समझने की चीज है पूरी। ठीक, जहां जो याद रखना रहेगा मैं स्टार लगा के बिल्कुल बोलूंगा, अभी तो समझो। तो होता क्या है, 3 उद्योग रखे यहां पर, कौन कौन से, अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन, ये 3। ठीक, एक स्क्रीनशॉट मार दिया पहले तो, ठीक है। उसके बाद देखो तो 3 उद्योगों को रखा, कौन से 3 उद्योग थे, ये वाले अस्त्र शस्त्र, युद्ध सामग्री जो बनाते होंगे वाले उद्योग और परमाणु ऊर्जा उद्योग और रेल परिवहन, ये 3 उद्योगों को रखा। और इस पर टोटली गवर्नमेंट का क्या था, इस पे एकाधिकार, मतलब इस पे पूरा की पूरा वर्क कौन कर रहा था, गवर्नमेंट। ठीक, कोई दूसरी पार्टी, मतलब गवर्नमेंट मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के हाथ में नहीं थे, इस पे पूरा अधिकार किसका था, गवर्नमेंट। किसका, गवर्नमेंट। ठीक, अब यहां पर से क्या होता है, 2 प्रकार की चीज होती है, एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, ठीक, और एक होता है निजी क्षेत्र। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो, अभी आगे बहुत सी चीजें क्लियर होती जाएंगी क्योंकि यहीं से बहुत से चैप्टर लगे हुए हैं। ठीक, तो सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक, गवर्नमेंट का एकाधिकार था, ठीक, किस पे, इन 3 उद्योगों पे। ऐसे ही फिर क्या हुए अगले 6 उद्योग, कौन कौन से, कोयला, लोहा, वायुयान, जलयान, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ। क्लियर, मैंने यहां लिख दिया हूं पूरा की पूरा, स्क्रीनशॉट लेने इसलिए बोला, मैं बोल भी रहा हूं। ठीक, तो इसकी स्थापना का उत्तरदायित्व किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। ठीक, और जो कुछ पुरानी इकाइयां जो थी वो निजी क्षेत्रों के हाथ में दे दी। ठीक, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र था या गवर्नमेंट थी, मैंने बता चुका हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, जिसपे गवर्नमेंट का सीधे हस्तक्षेप होता है, पूरा की पूरा काम कौन करती है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। ठीक, पहले प्रीवियस अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो याद कर लें आप पहले तो। ठीक, और निजी हाथों में क्या दिया था, सिर्फ पुरानी कुछ इकाइयां जो पहले की स्थापित थी, निजी हाथों में सिर्फ वो ही बचती। अल्टीमेट यहां पे भी ये समझे कि यहाँ पे भी जो 6 उद्योग हैं उसका, उस पे भी किसका हस्तक्षेप था, पूरा पूरा किसके हाथों में था, वो भी गवर्नमेंट के हाथों में ही था। ठीक है, उसके बाद आए 18 उद्योग। 18 उद्योग क्या करें, निजी हाथों पर दे दिए, लेकिन किसके नियंत्रण में चल रहे थे, सरकार के नियंत्रण में। मतलब निजी हाथों में दे तो दिए थे, लेकिन जैसा सरकार बोलेगी वैसा ही काम करना पड़ेगा, वो फुल फ्रीडम से होकर काम नहीं कर सकते थे। ठीक, कॉन्सेप्ट समझना है, पिक्चर समझना है अपने को, कहानी है एक प्रकार से। ठीक है,
अब 1863 इसके बाद जो शेष बच गए उद्योग थे उनको निजी क्षेत्रों के हाथों में क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से दे दिया गया। और गवर्नमेंट ने यहां पे भी नहीं छोड़ी, यहां पे भी क्या करी, यदि उनसे रिजल्ट क्या हो रहा था, असंतोषजनक मिल रहा था, तब भी गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, वहां पर हस्तक्षेप जारी रख रही थी। ठीक, क्लियर है। यह 18 क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योग थे, मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सूती वस्त्र और रसायन आदि। ठीक है, इतना ज्यादा काम का नहीं, कहानी पे जोर डालना है अपने को। ठीक, तो यहां पर यह कहानी हुई। तो इस पूरी पिक्चर को 48 की औद्योगिक नीति को देख के क्या समझ में आ रहा है, पूरा की पूरा दारोमदार किसके हाथ में था, सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात किसके हाथ में था, टोटली गवर्नमेंट के ही हाथ में था। क्लियर है। अब आगे बढ़ोगे, औद्योगिक नीति 1956 अभी 48 की पढ़े, अब देख रहे हैं 56 में क्या किया गया, फिर एक औद्योगिक नीति लाएगी। अरे बार बार क्यों ला रहे हैं, बार बार कुछ भी एक प्रकार की चीज बार बार क्यों आ रही है, इसे मतलब ये कि पहले जो काम किया गया था उसी में कुछ अपडेशन करके, कुछ चेंजेस करके फिर से की लॉन्च करना है ना। तो पहले की अपेक्षाकृत कुछ नई चीज या उसी में कुछ सही करके ऐड करके, ठीक है, ताकि उससे जो फायदा मिलने का हो, यदि नहीं मिल रहा हो, इसलिए तो बार बार क्या करते रहते हैं, चेंजेस। ठीक, तो समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। इसीलिए 56 में क्या हुई, एक और औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति आई। ठीक, 1956 की 3 श्रेणियों में बटी थी। अब ये श्रेणियां कैसी थी, जैसे यहाँ 1 2 3 4 लिखा था मैंने, यहाँ अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। अनुसूची ए में 17 उद्योग थे, अनुसूची बी में 12 उद्योग थे। ठीक, अब यहां हुआ क्या, स्थापना व विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में अपन पीएसयूज पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक, इस पे कहीं ना कहीं अब क्या होते हैं, जो 100% हिस्सा होता है, 100% में से 51% किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में, और 51% जिसके हाथ में होता है वही उसका स्वामी होता है। तो यहाँ पे स्वामी कौन हो जाती है, सीधे गवर्नमेंट हो जाती है स्वामी। ठीक, तो नॉर्मल वे में जितनी चीज में बोल रहा हूं उतना ध्यान रखें, आगे बहुत सारी चीज क्लियर होगी। क्लियर। तो स्थापना और विकास किसके हाथ में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में किया जाएगा। मतलब किसके पास, टोटली केंद्र के पास, अर्थात कौन, जो गवर्नमेंट है तत्कालीन। ठीक, फिर क्या हुआ, अनुसूची बी में 12 उद्योग लगेंगे जिसकी स्थापना निजी व सार्वजनिक दोनों हाथों में होगी। पर देखना, यहां पर तो टोटली गवर्नमेंट के हाथ में, यहां पर निजी हाथ में भी दे दिया और सार्वजनिक हाथ में, दोनों के हाथ में। लेकिन इन उद्योगों के विकास की दिशा राज्य निर्धारित करेगा। जिस भी राज्य में, भारत राज्यों में बटा हुआ है, तो जिस भी राज्य में वो होने वाला है, वहां की राज्य उसके विकास की दिशा को क्या करेगी, निर्धारित। तो मतलब सीधे सीधी बात ये कि राज्य जैसे दिशा निर्देश देगी वैसा काम करना पड़ेगा। और यदि कोई निजी प्राइवेट सेक्टर का है और उसको और कोई नई इकाई लगानी है इन 12 उद्योगों में से, तो वो किसी भी अन्य राज्य के साथ मिलकर यूनिट लगा सकता है। यहां एक छूट ये मिली अब जाके। ठीक, यहां से देख रहे होगे आप, यहां तक के तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सिकंजा तान के रखी थी, यहां पर थोड़ी सी छूट मिली कि चलो यार भाई, तो यहां मैंने क्या बताया, निजी क्षेत्र राज्यों के साथ, मतलब अन्य कोई भी राज्य होगा, साथ मिलकर नई इकाई की स्थापित कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, यही मैंने बोला। क्लियर है। फिर क्या हुआ, अनुसूची जो सी नीचे दिख रहा होगा, ए और बी के अतिरिक्त जो बच गए वाले उद्योग है, तो मतलब वही वाली बात, शेष बचे उद्योग तो निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिए गए। किसके लिए, फ्रीली किसके लिए छोड़ दिए गए, निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिए गए। ठीक, लेकिन यहीं पर क्या ला दिया गया, लाइसेंस। क्या ला दिया गया, लाइसेंस कोटा परमिट अनिवार्य कर दिया गया। क्या अनिवार्य कर दिया गया, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइसेंस कोटा कब से आया, उद्योगों के लिए लाइसेंस कोटा कब से आया, तो लाइसेंस कोटा कब से आया, 1956 में। ये याद रखना है यहां पर स्टार बना के। ठीक, किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत लाइसेंस कोटा परमिट स्टार्ट किया गया। मींस लाइसेंस क्या होता है, यदि किसी निजी क्षेत्र के व्यक्ति को कोई काम शुरू करना है तो उस काम को शुरू करने के पूर्व गवर्नमेंट से एक प्रकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट उसको भाई कागज में लिख के देगी, बोलते कि यार ये काम करने के लिए लाइसेंस। ठीक है, तो ये लाइसेंसिंग कोटा परमिट, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रही थी, बहुत ज्यादा उसके नियम कानून बहुत अपने नियंत्रण में रख के चल रही थी। ठीक है, तो जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था देश का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट खुद के हिसाब से पूरा की पूरा रन करवाना चाह रही थी। ठीक है, तो देखते जाओ यहां पर, तो ये लाइसेंसिंग कोटा परमिट अनिवार्य करवा दिया गया। पिक्चर क्लियर। चलो, लाइसेंसिंग कोटा अनिवार्य हुआ तो कम से कम लोगों के हाथ में कुछ चीज तो आएगी यार, निजी क्षेत्र का व्यक्ति कुछ कर सकता है। आपको पता होगा सरकारी चीजों निजी चीजों में कितना अंतर है, क्यों होता है, उसके पीछे की क्या रीजन है। जब गवर्नमेंट कोई काम होता है
तो हमको तो सिर्फ नौकरी बस गवर्नमेंट चाहिए, बाकी कोई चीज गवर्नमेंट चाहिए क्या? सरकारी अस्पताल में हमको चेकअप नहीं कराना, सरकारी स्कूल में हमको नहीं पढ़ना, क्या रीजन है उसके पीछे? आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना। अब उस पर ज्यादा डीपली जाके कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नौकरी चाहिए सरकारी, बाकी कोई भी काम सरकारी हमको नहीं पूरता। क्यों? क्योंकि गुणवत्ता नहीं होती, वैसी सेवा नहीं दी जाती है ना। तो और प्राइवेट चीजें, प्राइवेट हॉस्पिटल देखे हमने, जब कभी लगता है प्राइवेट स्कूल, कितनी फैसिलिटीज, कितनी सुविधाएं, क्या क्या नहीं, तो वो गुणवत्ता की चीज देता है ना प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से वो लेता भी है और वैसा देता भी है। लेकिन यहां पर यदि गवर्नमेंट का कोई ऐसी चीज आप लेने भी जा रहे हो तो वहां पे आपको गुणवत्ता और उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन जो पैसा बना हुआ है, लिखा हुआ है, आपको उतना पे करना ही करना पड़ेगा। क्लियर हो? ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझना, तो यहाँ पे क्या लाइसेंसिंग कोटा परमिट अनिवार्य कब किया गया? ये यहाँ पर किया गया 56 में, इसको याद रखना है। और इसी के बाद जो एमएसएमई पढ़ते हैं हम, लघु मध्यम और कुटीर उद्योग, तो लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों की जो उपयोगिता है उसको स्वीकार कब किया गया? वो भी इसी नीति के अंतर्गत। तो यहाँ 2 पॉइंट याद रखना है, एक लाइसेंसिंग कोटा और एक एमएसएमई की उपयोगिता, कि यार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग ये होना चाहिए, ये एक निचले लेवल पर रहेंगे तो इससे अधिक मात्रा में क्या होगा? उत्पादन होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट सेक्टर का, एक निजी क्षेत्र का निजी व्यक्ति कर पाएगा, तो कम से कम उसको छूट दी जाए। तो एक प्रकार से ये समझ के चलो कि यहां से हमारे को ये 2 चीज मिली। तो 2 पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना, और समझने योग्य क्या था यहाँ पे, कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप पूरा की पूरा करके रखी थी, ठीक है। हल्की सी छूट दी गई, वो भी वहां पर लाइसेंसिंग चालू कर दी, ठीक। यहाँ पे तो पूरा की पूरा पैक है। क्लियर है? तो कैसे गवर्नमेंट के अंडर में काम हो रहा है। क्लियर? देखो अब आगे बढ़ते हैं यहां से हम, ठीक है। यहीं पर अब आपने देखे होंगे 56 के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू होती है, 51 से शुरू हुई, फिर तो पहली पंचवर्षीय योजना आई 51 से 56, फिर 56 से शुरू होती है 61 तक। तो 56 से 61 जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था? प्रीवियस वीडियो देख लिया आपने, वहां क्या पढ़ाया था मैंने? औद्योगिक विकास, तो जिसके चलते विभिन्न प्रकार के प्लांट लगाए गए थे, है ना। भिलाई प्लांट किसके सहयोग से, ठीक है, दुर्गापुर प्लांट, ये बता चुका हूं मैंने, प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं उसी के बाद यहां पर क्या हुआ, इस दौरान विभिन्न प्लांट लगे, जो कि वो पूरे की पूरे वहां पे मैंने बताया था वही की वही है, ठीक है। तो वो मैंने वहां पे बढ़ा चुका हूं, वहां की जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता चुका था, ठीक। तो विभिन्न प्रकार के प्लांट भी क्या हुए यहाँ पर लगाए गए। क्लियर हो यहाँ तक के? फिर क्या हुई? औद्योगिक नीति 1969 आई, 1969 आई। क्या आई? औद्योगिक नीति 1969। इसके अंतर्गत क्या लेके आया गया? एमआरटीपी। क्या लेके आया गया? एमआरटीपी, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, ठीक है, प्रैक्टिसेस, ठीक, एक्ट 1969। शुद्ध हिंदी क्या है? एकाधिकार व प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। इससे समझ रहे होगे आप कि ये क्या है। मतलब औद्योगिक नीति 1969 के तहत एक ऐसा अधिनियम लेके आया जो एकाधिकार व प्रतिबंधक व्यापार के जो व्यवहार होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो व्यापार में जो एकाधिकार होता है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रतिबंधों को लेकर, कि मतलब यहां पर इसके लिए एक प्रकार से ये किया गया कि विभिन्न प्रकार की जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो वाणिज्यिक व्यापार वगैरह करती हैं, तो उनको कैसे काम किया जाएगा, उनसे कैसा काम, उनकी प्रक्रिया जो होगी काम करने की, ठीक है, उसका नियमन, एक प्रकार से इसको समझ सकते हैं ऐसे। तो उनका जो नियमन होगा उसके लिए क्या किया गया? एक एक्ट लेके आ गया, ठीक। तो एमआरटीपी एक्ट 1969, ये मैंने बता दिया, इसको माइंड में रखना है हमको। कब आया? 69 में आया। तो ये यहां पर आ गया था, और लागू कब से हुआ? 1970 से। कब से लागू हुआ? 1970 से, ठीक है। अब एकाधिकार व केंद्रीकरण को रोकना, मतलब मेनली जो पहले के समय से चला आ रहा था कि यार किसी एक विशेष चीज पे उत्पादित करके उस पे एकाधिकार रख के, जब एकाधिकार होता है किसी वस्तु विशेष पर, तब क्या होता है? उसके रेट हाई होते हैं, ठीक है, और हर किसी तक पहुंच नहीं पाती फिर ऐसे में चीज। तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीजों को क्या करना था? बंद करना था, ठीक। और इसी के अंतर्गत क्या की गई? एमआरटीपी सीमा लाई गई। क्या थी एमआरटीपी सीमा? इसमें भारत सरकार से क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति। यदि आपको 25 करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी का विस्तार करना है, मतलब आपको एक कंपनी लगानी है जिसकी विस्तार करोगे तो 25 करोड़ रुपए के ऊपर उसकी पूंजी लगेगी, ठीक। तो
उतने तक से अधिक की होगी। 25 करोड़ से ज्यादा की यदि कोई कंपनी का विस्तार आपको भारत में करना है तो भारत सरकार से आपको क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, यही जो अनुमति लेनी पड़ रही है 25 करोड़ से अधिक का यदि व्यापार कर रहे हैं तो एमआरटीपी सीमा क्या कहलाएगी, उस टाइम के लिए 25 करोड़। ये एमआरटीपी जो सीमा है 1980 में क्या कर दी गई, 50 करोड़ कर दी गई। 1985 में 100 करोड़ कर दी गई और 1991 का समय आएगा जब वहां पर समाप्त कर दी जाएगी। इस पर अभी और क्लियरिटी आएगी जैसे मैं आगे बढ़ूंगा। अभी नॉर्मल वे में इतना समझ के रखें कि जो एमआरटीपी एक्ट आया था उसके तहत कहीं ना कहीं यहां पर भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, प्रतिबंध, एक नियंत्रण रखा जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा कि यार बाहर से कोई आए तो कितने तक का जब सेटअप लगाए, तो एक सीमा सेट की गई थी 25 करोड़। तो देखो यहाँ गवर्नमेंट खुद ही एक प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि यार बढ़ने नहीं दे पा रही है, मतलब अपने नियंत्रण में सभी चीजों को रख के रखी हुई है। तो जिसके कारण यहाँ दिख रहा है 25 करोड़, फिर इसको 50 करोड़ क्यों करी, जब इनको लगा, इनको यहाँ धीरे धीरे समझ में आ रहा था यार औद्योगिक विकास होगा तो देश का विकास होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी सीमा बढ़ाना पड़ेगा। कोई आ रहा है यार क्या लगाने, उद्योग लगाने, लेकिन उसके पास ये सीमा 25 करोड़ रुपए मात्र की, ठीक, उसको इससे ज्यादा का लगाना है तो उसके पास ना बहुत सारे नाटक, इसको क्या है यहाँ अनुमति लो वहां लो। अब यहाँ पर भारत तो चाहे कहीं भी हो, ऑफिशियल जो वर्क होता है वहां पर काम करना, वहां से अपना काम निकलवाना कितनी लंबी कहानी बन जाती है। एक तो लाल फीताशाही अलग शुरू से लास्ट तक के, ठीक, लाल फीताशाही मतलब वही कि शुरू से लास्ट तक जो काम हुआ जाना है 2 हफ्ते का काम है वो 4 हफ्ते में होगा, जहां 10 रुपए लग रहा है वहां पे 500 खर्च होंगे। तो यहां पर हर काम को टाला मटोली करके समय विशेष के बाहर कर देना एक प्रकार से, ठीक। तो ये सब फैले हुआ है पहले से। तो ये 80 में आके 50 करोड़, 85 में आके, मतलब सन 80 में इसकी सीमा कितनी कर दी गई, 50 करोड़, 85 में 100 करोड़। अभी मैं इस पर फिर बात करूंगा, अभी आगे फिर आएगा। और एक समय आया 1991 में, वहां पर ले जाकर एमआरटीपी एक्ट को जो है इसकी समाप्ति ही कर दी गई। इसकी जो सीमा थी इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया होगा 1991 में, ठीक, सोचो, ठीक है, अभी सोच लो जब तक कि मैं वहां पहुंचूंगा फिर बताऊंगा। देख, 1991 की जो आर्थिक नीति आई वहां पर इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन है, एक रोक है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं नियंत्रण है जो लोगों को काम करने से कहीं ना कहीं पे क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। तो इससे क्या होगा, देश के विकास में बाधा हो रही है। क्लियर है? अभी और आगे बात करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अभी जितनी जितनी चीजें मैं बताते जा रहा हूं उतना समझते जाए, ठीक। फिर क्या हुआ, 69 के बाद औद्योगिक नीति आई 1973, ठीक। यहां पर एक विचारधारा ने जन्म लिया, वो थी कोर इंडस्ट्री, जिसको कहते हैं मूलभूत उद्योग। कोर इंडस्ट्री मतलब मूलभूत उद्योग। ये एक विचारधारा का यहां पर क्या होता है, जन्म होता है। अब कोर इंडस्ट्री किसे कहते हैं, मतलब वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए, ठीक है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए विकास के लिए क्या करते हैं, सहायक होते हैं, ठीक। जैसे मान के चलो आपको कोई भी उद्योग लगाना है, तो जब कोई भी उद्योग लगाओगे तो एक बिल्डिंग भवन खड़ा करनी पड़ेगा। बिल्डिंग भवन जब आपको खड़ा करना पड़ेगा तो आपको लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगी, है ना, फिर कुछ और काम करेंगे आप जो भी सहायक उद्योग, तो पेट्रोलियम रिलेटेड बहुत सी चीजें लगेगी। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की जो चीज है, लोहा, सीमेंट, कोयला, ये कायम आ जाती है कोर इंडस्ट्री में भी इनको रख सकते हैं। तो ये विचारधारा ने यहाँ पे जन्म लिया कोर इंडस्ट्री की। तो कोर इंडस्ट्री कहां से आई, औद्योगिक नीति 1973 में आई, ठीक। और यहीं पर क्या कहा गया, एक और अवधारणा विकसित हुई कि यार संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा, मतलब अभी तक के जो लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे देख रहे होगे, या तो सार्वजनिक क्षेत्र कर रहा था या तो निजी क्षेत्र कर रहा था। अब यहां पर देखो वही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में थोड़ी सी और क्या की गई बढ़ा, मतलब केंद्र वर्क करेगा, राज्य वर्क करेगा, केंद्र अपने स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, ठीक, और निजी क्षेत्र का जो है वो। तो यहां पर क्या किया गया, तीनों की भूमिकाओं को सुनिश्चित कर दिया गया कि यार तीनों लोग क्या कर सकते हैं, एक संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा को विकास करके कि यार तीनों काम कर सकते हैं, ठीक। इसी औद्योगिक नीति 1973 के अंतर्गत क्या आया भाई, फेरा, क्या आया, फेरा, ठीक, जो कि फेरा 1999 में आके क्या हो गया है, फेमा। तो फेमा कब आया, 99 में, और फेरा कब आया, FERA 1973, ठीक है। बहुत माइनर सा अंतर है, ये बाद में जो चेंज हुआ है इसमें, इसको भी बता देता हूं। FERA, फेरा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो होता है ये फेरा
1973 में आया, ठीक। और यही आगे चलकर क्या बना है, फेमा बना है, ठीक। तो है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। फेरा में क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा का विनिमय होता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय, इस नियम के, इसके अंतर्गत, इस नियम के, किसके, इस एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा का जो विनिमय है वो किसके अंतर्गत किया जाता था, 1973, ठीक है। तो इसके आधार पर जो नियमावली बनाएगी, जो नियम बनाए गए उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज क्या करना पड़ता था, ठीक है। ये हटके ये आया, ये रेगुलेशन से यहां पर एम बस चेंज हुआ है, आर का यहां एम हुआ है, ये मैनेजमेंट हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है ना एक्ट, और ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये 99 में जाकर चेंज हुआ। तो इसके पीछे रीजन क्या था, देखो सिंपल सी बात है, यदि कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर व्यापार बिजनेस जो भी कर रहा हो, ठीक है, यहीं का व्यक्ति, ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज तो विदेश से विनिमय, ठीक, विदेश से विनिमय कर रहा है, तो कोई ना कोई उसके लिए कुछ होना चाहिए नियम कानून। तो यहाँ बहुत सारे इसमें क्या थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, और इसको यदि कोई फॉलो ना कर पाए या कुछ उसके थ्रू कुछ गलत हो जाए तो इसके थ्रू ऐसी सजा दी जा सकती थी उसको कि जेल भी हो सकती थी, ठीक। तो यहां पर एक बहुत माइनर सा जो बड़ा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, जिसको इसको चेंज क्यों किया गया और ये क्यों लाया गया। तो यहां पर जो था, यहां पर सिर्फ किसी भी प्रकार से क्या लगाई जा सकती है, एक सशुल्क जुर्माना लगाया जा सकता है, बस एक बहुत ही रेयर कंडीशन में जाकर क्या होगा, यहां पर फेमा के थ्रू उसको सजा मिलेगी, ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर क्या था, उसको जेल भी हो सकती थी। अब जिसके चलते विभिन्न प्रकार के लोग कहा है, यहां पर भी देखो एक प्रतिबंध दिख रहा है, एक नियंत्रण दिख रहा है बहुत हैवी सा, जो भारत गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो जो फेरा के अंतर्गत किया जाता था, ठीक है, इससे क्या होता था, लोगों के अंदर डर, तो वो उस डर के कारण यहाँ पे आके काम ही नहीं कर रहे। जब यहाँ आके काम ही नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा, तो फिर वही वाली बात है, इंडस्ट्री का विकास करवाना है। तो ये फेरा यहाँ पर एक डर से लेके आया गया था कि यार कोई भी आके यहाँ पे अपना स्वामित्व ना जमा ले पूरा की पूरा, तो कुछ ना कुछ नियंत्रण रहे गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट अपने समय में, उस समय पर भी अपने स्थान पर सही थी। फिर आगे चलकर जब समझ में आया तो इसको चेंज किया गया कि यार लोगों में बहुत ज्यादा एक डर की भावना, समझ रहे हो, इसीलिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया इसके ऊपर काफी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो 73 में क्या हुआ, फेरा आया था, ठीक है, यही आगे चल के फेमा में तब्दील हो गया, ठीक। इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखना, ठीक। फिर औद्योगिक नीति आई 1976 की जो औद्योगिक नीति आई, और वहां पर क्या कहा गया, एक विशेष बल दिया गया कि यार जो ग्रामीण लघु कुटीर मध्यम उद्योग जो थे इनको विस्तार किया जाए। इसी पर विशेष बल दिया गया 1976 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, ठीक। और यहीं पर क्या बनाए गए, जिला उद्योग केंद्र बनाए गए, ठीक, DIC की स्थापना, ठीक। तो मतलब जिला उद्योग केंद्र किस औद्योगिक नीति 76 के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र बने, ठीक है। फेरा 73 ये, ठीक है। कोर इंडस्ट्री 73, यहां काम की चीज क्या थी, MRTP एक्ट 1969, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे चल के बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने क्या बताया था, लाइसेंसिंग कोटा, ठीक, और किसकी अवधारणा को, MSME की अवधारणा को यहां पर स्वीकार कर लिया गया। फिर ऊपर तो मैंने काम के लिए बिल्कुल बताया था। तो यहां से यहां तक जब आप पहुंचे तो आपको समझ में आ रहा है कैसा गवर्नमेंट ने नियंत्रण करके रखी है पूरा की पूरा। तो 73 और 76 तक आ गए। तो गवर्नमेंट ने अब क्या करी, आपको जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करी। क्यों करी कि अब देखो गवर्नमेंट को धीरे धीरे और समझ में आ रहा था कि कैसे हम निचले लेवल पर ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों पे बल देने के दिया, और जिला उद्योग केंद्र। अब जिला, आपको कुछ भी कभी भी कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का व्यवसाय करना है, उद्योग डालना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सबसे पहले जिला उद्योग केंद्र। वहीं से आपको पूरी पिक्चर कहानी पता लगेगी आपके एरिया वाइज। जिला उद्योग केंद्र इसलिए जाना है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट खुद इस चीज को क्या दे रही है, उद्योगों को बढ़ावा देना चाह रही है। क्यों, तो गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है, ठीक है ना, जल्दी से लोन हो जाएगा, जल्दी से बहुत सी चीजें और विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट की योजनाएं चलती रहती है जिसके थ्रू आपको लाभ मिले। गवर्नमेंट भी ऐसा क्यों कर रही है, ताकि उद्योग विकसित हो, बढ़े। जब उद्योग बढ़ेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया मेनली ऊपर पॉइंट बता चुका हूं कि उद्योगों का विकास ही किसी देश के विकास का एक मापक होता है। तो जितने ज्यादा
तो यहाँ पर 76 में आकर ये इनको समझ में आया, तो इनने जिला उद्योग केंद्र बना दिए, जहां से क्या हो सीधी सीधी मात्रा में लोगों को लाभ मिल सके, और इसी का लाभ किसको मिले, सीधे देश को। क्लियर। अब 80 में 50 करोड़, तो ये औद्योगिक नीति 1980 आई। ये इसीलिए आई थी कि यहां पर जो किया गया था औद्योगिक नीति 1969 MRTP एक्ट बनाया गया था, जिसमें सीमा क्या बताया था मैंने, 25 करोड़। यही सीमा को क्या कर दिया, 80 में 50 करोड़ की सीमा तक ला दिया गया संशोधन करके। अब एक्ट है, एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, तो 1980 में क्या कर दिया गया भाई, इसको 50 करोड़ की सीमा तक ला दिया गया। फिर क्या हुआ, 1986 में क्या कर दिया गया, औद्योगिक नीति 1986 आई, तो MRTP की सीमा क्या कर दिया गया भाई, 100 करोड़। ये यहाँ पे मैंने बता दिया था, इसी से रिलेटेड था, बस मैं कोरिलेट कर रहा हूं यहाँ पर चीजों को, ये ठीक है। अब यहां देखना 1986 में क्या हुआ, विदेशी निवेश को अत्यधिक सरल बनाना, मतलब विदेश से लोग आकर निवेश करें, उसमें क्या लाएगी, सरलता लाएगी, और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सरलता। यहां लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सरलता हुई, और फॉरेन निवेश को अधिक, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था, ठीक है, उसको और सरल बनाया गया, सरल बस बनाया गया थोड़ा बहुत, और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया। कब, 1986 में। ऐसा करके गवर्नमेंट आप देखो शुरू से लेकर लास्ट तक की कहीं ना कहीं दिख रही है, अपने नियंत्रण में ही पूरा काम करवाना चाह रही थी, और जब गवर्नमेंट के नियंत्रण में कोई काम चले तो वहां से यहां तक कि आपको जो अर्थव्यवस्था दिख रही है वो कैसी अर्थव्यवस्था दिख रही है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में दिख रही है। अब यहीं से आगे चलकर जब समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और अब यहां पे जो 1991 की आर्थिक नीति आएगी, उसके जो पूरे के पूरे स्तंभ है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या है, कंपोनेंट्स के रूप में देख सकते हैं हम उनको, कि जब कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो वो काम करती है वाला, ठीक है। और हम ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो 1991 की आर्थिक नीति में है। तो हमारी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जाके क्या होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस होगी, और ऐसे करके हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मिश्रित। क्लियर। तो अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था करने में टाइम है, अभी तो समाजवादी का ही पढ़ना चल रहा था मेनली, देख सकते हैं आप जितना मैंने बताया आपको, है ना, तो क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो विशेष क्या था, यहां देख सकते हो 1947 से 91 तक के, ठीक। तो 91 में क्या आएगी, 1986 के बाद नई आर्थिक नीति या नई औद्योगिक नीति, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्तंभ इसके, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो क्यों इतनी सारी चीज, ठीक, कैसे, इस पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ और बात बता दूं मैं। तो आपने यहां से यहां तक जो देखा, इसमें आपने देखी केंद्र की भूमिका थी, तो पूरा की पूरा सार्वजनिक क्षेत्र ही काम कर रहा था, है ना। 90% काम कौन कर रहा था, सार्वजनिक क्षेत्र, बता चुका मैंने। फिर और जो निजी क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं एक द्वितीयक के रूप में वर्क कर रहा था, ठीक। अब आज आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को देखो उठा के, और जो टॉप लेवल पे वर्क कर रही है, वहां का निजी क्षेत्र देखो कितना व्यापक है, कैसा वर्क कर रहा है, और हमारे यहां पर भी अब किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो वही, तो द्वितीयक रूप में निजी क्षेत्र वर्क कर रहा था इस टाइम पे। लाइसेंसिंग परमिट थी, बता चुका हूं मैंने, यहां से लाइसेंसिंग आई थी 56 से, ठीक है। और हम लोग अपने ही घर में सीमित, तो विदेशी प्रतिस्पर्धा से हमको संरक्षण था, विदेश की कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी हमारे सामने, हम यही काम कर रहे थे, ना हम किसी को आने दे रहे, ना हम कहीं जा रहे। तो हम एक प्रकार से कहीं ना कहीं क्या थे, बंद अर्थव्यवस्था के रूप में थे। तो इसको क्या किया गया, अर्थव्यवस्था को यहीं से खोला जाएगा, ठीक। जो द्वितीय क्षेत्र था उसको, जो द्वितीय रूप में काम कर रहा था निजी क्षेत्र, उसको प्राथमिकता प्रोवाइड की गई वहां से। तो अब हम इसके आगे जो देखेंगे नई औद्योगिक नीति या नई आर्थिक नीति, उसमें अपनी आगे की पिक्चर क्लियर होगी। यहां तक क्या आपको पिक्चर समझ में आ गई, तो उसमें क्या आएगा भाई, LPG आएगा, है ना। मुद्रा का अवमूल्यन किया जाएगा, क्या होता है मुद्रा का अवमूल्यन, इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था के रूप में हम बनेंगे, पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था। अब एग्जैक्टली बंद अर्थव्यवस्था भारत था, मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो उसमें जो जैसा कि हमने पढ़े हैं पुस्तकी शब्दों के हिसाब से, वैसा नहीं होता है कि कोई बंद अर्थव्यवस्था है तो उसमें आयात निर्यात टोटली बंद हो, तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो उसको भी बंद ही बोलेंगे जैसा हो रहा था, ठीक है। तो एक नहीं के बराबर जो होता है तो उसको नहीं बोलेंगे कि यार नहीं है, बंद है, क्लियर है। और विदेशी निवेश को बढ़ावा, ये इतनी चीज हम देख के आगे जाके अब हम नई उद्योग नीति या नई आर्थिक नीति जो 26 जुलाई 1991 शुरू हुई, तो मैं यहां पर फिर से की, ये तो उद्योगों के लिए जो नीति आई उस पर बात करें हमने, क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी, LPG क्यों आया, और उसके पीछे की मेन बेसिक पिक्चर क्या थी,
कौन सा बैकग्राउंड लग के काम हो रहा था, ऐसी क्या आर्थिक दशाएं बनी, ऐसे क्यों आर्थिक संकट आया, मैं पूरी कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में इसको। तो यहां तक के लिए पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अपने आसपास जो पेड़ लगाए हैं उनको पानी देते रहें, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।